हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा होता है और हमारी फीमेल लीड बता रही होती है। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हमारी मुलाकात में भाग्य का कोई संकेत नहीं था और हमें दिखाए जाते हैं ये है हमारी स्टोरी के मेन मेल लीड हेनर और वो अपनी स्टोरी हमें बता रही होती है। मेरी फिलॉसफी के टीचर ने मुझे बताया था कि भाग्य या नियति जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि जिस क्षण आप अतीत की किसी घटना को कोइंसिडेंस मान लेते हैं। और ये है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड एनेट जो अपनी स्टोरी हमें बता रही है और तभी आप इसे भाग्य के रूप में समझने लगेंगे। और अगर हमारे बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ था तो इसका मतलब यह है कि यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं था। और अब असली में हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एनेट हॉलवे में जा रही होती है और वो स्टडी रूम में एंटर करती है। उसके हाथ में एक लेटर होता है और हम देखते हैं स्टडी रूम में हेनर बैठा हुआ होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। एनेट उस लेटर को हाथ में लिए होती है और कहती है क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे हेनर, और उस लेटर को उसके टेबल पर रख देती है। हम देखते हैं उसमें होती है मैडम रोजबर्ग की बायोग्राफी और एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है माय लेडी मैं इस समय व्यस्त हूँ इसलिए बाद में बात करना बेहतर रहेगा। तभी एनेट कहती है हेनर मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में छानबीन करने में बहुत मुश्किल हुई। और उसकी बात को सुनकर हेनर अपना काम छोड़ देता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है। हम देख रहे होते हैं एनेट के हाथ कांप रहे होते हैं और वो उससे कहती है मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था वह अचानक इस तरह क्यों बदल गया। कहते हैं कि समय के साथ दिल ठंडा पड़ जाता है लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है। और उसकी बात को सुनकर हेनर कहता है एनेट, लेकिन एनेट अपनी बात को कंटिन्यू करती है और कहती है लेकिन अब मुझे पता है आपने शुरू से ही जानबूझकर मुझसे संपर्क किया था है ना। तभी उसकी बात पर रिप्लाई करते हुए हेनर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और हेनर की बात को सुनकर एनेट हंसती है। वो हंस रही होती है लेकिन पूरी तरीके से टूटी हुई होती है और उससे कहती है अपनी दुश्मन की बेटी के साथ लवर होने का नाटक करना कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर हमें एनेट की पास्ट की स्टोरी बताई जाती है। हेनर वह मुलाकात जिसे मैंने नियति समझा था लेकिन यह सब उसकी योजना का एक हिस्सा था। और हमें उसकी शादी वाला दिन दिखाया जा रहा होता है और वो कहती है मैं शुरू से अंत तक हेनर की योजना में महज एक मोहरा थी। और जहाँ पर वो लोग रहते हैं ये है किंगडम ऑफ पदानिया। और हमें बताते हुए कहती है मेरे फादर मार्क्यूस डायट्रिच किंग के नेफ्यू थे और रोजनबर्ग परिवार शाही परिवार का हिस्सा था और मेरे फादर पदानिया किंगडम की आर्मी के कैप्टन थे। और हमें वो सीन दिखाया जा रहा होता है जब उसके फादर हेनर को सम्मानित करते हुए कह रहे होते हैं आपके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद सर वाल्डेमार। और हमें पता चलता है लीजन कमांडर हेनर वाल्डेमार उनके सब कोऑर्डिनेट थे। और रोजनबर्ग के आलीशान घर में हमारी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई जहां गुलाब पूरी तरीके से खिले हुए थे। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद हमने शादी कर ली। सब कुछ एकदम सही था। हालांकि मुझे लगा था कि मेरी खुशी लंबे समय तक रहेगी लेकिन वह जल्द ही खत्म हो गई। क्रांतिकारी सेना द्वारा सम्राट को उखाड़ फेंक दिया गया और नोबिलिटी का पतन हो गया। फिर मेरे पिता को क्रांतिकारी सेना ने मार डाला जबकि मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और उस क्रांतिकारी सेना का कमांडर हेनर था। और उसके बाद एनेट जब भी हेनर से बात करने की कोशिश करती वो उसके साथ पहले से बिल्कुल अलग बिहेव करने लगा। मैंने हेनर पर भरोसा किया भले ही इसका मतलब मेरे पिता के साथ विश्वासघात करना हो। और अब वह बदल गया है लेकिन मुझे अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मुझसे मिलना एक योजना थी। उस समय ऐसा ही होता था। यह एक ऐसा विकल्प था जिसे मुझे चुनना ही था और मैंने आपको समझने की कोशिश करी क्योंकि हेनर मुझे सिर्फ आपके प्यार पर भरोसा था। लेकिन सभी के लिए मैं उस मिलिट्री लीडर की इकलौती बेटी जिसने सेना और नागरिकों पर अत्याचार किया उनके लिए मैं एक घृणित महिला हूँ जो रक्तपात में आनंद लेती है। और जब भी वो घर से बाहर देखती तो सभी लोग उसके लिए बाहर से चिल्लाते हुए कहते एनेट रोजनबर्ग को अपने पापों का पश्चाताप करना ही होगा। और एनेट को यही सब चीजों से गुजरना पड़ा और सहना पड़ा। मुझे राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन अब यह मेरा काम बन गया है। मैं केवल अस्तित्व में थी लेकिन जी नहीं रही थी। मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ भले ही मैं कहीं भी रही हूँ। इसके बावजूद मैं अब भी आपके पक्ष में होने का इंतजार कर रही थी।
क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरा अस्तित्व ही गलती है एक? और मेरे सभी सवालों के जवाब ये बातें एक पत्र में लिखी थी और वह पत्र आज ही मुझे भेजा गया था। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है मेंशन के अंदर का। एनेट कह रही होती है, मैंने किसी तरह आपका मन बदलने की कोशिश की, भले ही वह मूर्खतापूर्ण था। और उस लेटर को उठाते हुए कहती है, असल में आप बदले ही नहीं हैं बिल्कुल भी। एनेट पूरी तरीके से थकी हुई होती है और उस लेटर को उठाकर अपने चेहरे के सामने लगाते हुए कहती है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। और अपनी बात कहने के बाद उससे पूछते हुए कहती है, क्या मैं गलत हूँ? तभी हेनर रिप्लाई करते हुए कहता है, नहीं। और हेनर की बात को सुनकर एनेट को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, तो फिर कुछ बोलो हेनर, मुझे तुमसे सच सुनना है। हेनर शांति से बैठा हुआ होता है और एनेट की बातों का रिप्लाई कर रहा होता है। और एनेट की इस बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं आपके फादर मार्कस डीट्रिच और शाही परिवार से नफरत करता था और जो कुछ भी मैंने अभी कहा है यही बिल्कुल सच है। और एनेट, आपसे संपर्क करना भी मेरी योजना का हिस्सा ही था, बस इतना ही। हेनर की बात को सुनकर एनेट की आंखें तो खुली रह जाती हैं। वो काफी सरप्राइज लग रही होती है और काफी झिझकते हुए अपना चेहरा नीचे करते हुए उसे कहती है, और क्या क्या आपने मुझसे नफरत करी है? एनेट की बात को सुनकर हेनर के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो कहता है, 2 साल पहले जब यह खबर सामने आई कि रॉयल डेली ने गुप्त रूप से जासूसों को ट्रेन किया था, तब यह बात अच्छी तरीके से सभी को पता चली और मैं उस ट्रेनिंग केंद्र में जासूस था जिसकी देखरेख आपके फादर करते थे। उन्हें चुप कराने के लिए जासूसों को या तो युद्ध में मार दिया जाता था या गुप्त रूप से फांसी दे दी जाती थी, लेकिन मैं अपनी काबिलियत के दम पर अकेले ही बच गया। और अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेने के बाद मार्कस डीट्रिच मुझे अपने साथ पाकर बहुत खुश थे। और हेनर से मिलने पर एनेट ने कहा, मैंने सुना है कि आप ही अकेले लौट कर आए हैं। मैं उन सभी के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और हेनर अभी एनेट को बता रहा होता है, तभी मैंने आपको देखा था, आप कुछ गहने और ड्रेस पहने हुए थी और बहुत मुस्कुरा रही थी। और जिस तरह से आपने शोक संवेदन व्यक्त किया, मानो आप जैसे किसी चैरिटी कार्यक्रम में हो, और वाकई मुझे लगा कि यह कुछ गड़बड़ है। और आपका क्या सवाल था कि मैं आपसे नफरत करता था? हाँ, बेशक मैं आपसे नफरत करता था। और हेनर की बात को सुनकर एनेट कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और अपने मन में कह रही होती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर एक साधारण सी कहानी थी। वह बदला लेने के लिए अपनी घृणा के लक्ष्य की ओर बढ़ा। और ये बात अब मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि हेनर वल्डेमार एनेट रोजनबर्ग से नफरत करता है और इन सभी बातों से अनजान रहते हुए मुझे उससे प्यार हो गया था। और फिर एनेट काफी सीरियस होकर कहती है, तब कहानी आसान हो जाएगी, डिवोर्स दे दो मुझे हेनर। और एनेट की बात को सुनकर हेनर काफी सीरियस होकर कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और हेनर की बात को सुनकर एनेट कहती है, क्यों? क्या अब भी तुम्हें मेरी कोई जरूरत है? मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मोनार्की का पतन हो गया है। और गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ तुम्हारी वाइफ होने के अलावा और कुछ नहीं बचा है और तुम्हारा बदला तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। और एनेट की बात को सुनकर हेनर उसके पास चलते हुए जाता है और वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। और फिर गुस्से में उसके चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहता है, माई लेडी, अकेले रहकर खुश रहने के लिए आप और कहाँ जा सकती हैं? और हेनर के इस रिएक्शन से एनेट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हेनर उससे कहता है, आपके खुश रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तब आपकी कहानी आसान हो जाएगी। हेनर के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदले हुए होते हैं। वो खुश होकर कह रहा होता है, अगर ऐसा ही है तो फिर आप जीवन भर मेरे साथ दुखी रह सकती हैं। और ये सब देखकर एनेट अपने मन में कहती है, जब मैंने सूर्यास्त के लाल रंग में लपटी उसकी आकृति को देखा तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह तो उसके बदले की शुरुआत मात्र है। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है एनेट के कुछ पास्ट मोमेंट्स का, जब एनेट बोल रही होती है, हेनर तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो? और एनेट की बात का रिप्लाई करते हुए हेनर कहता है, आम भाषा सहित 4 भाषाएं, और मैं बचपन से ही शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। और तभी एनेट कहती है, वाह, यह तो कमाल है। मुझे बहुत सी चीजों से डर लगता है, इसीलिए मैंने विदेश में पढ़ाई करने जाने का विचार छोड़ दिया। मुझे पढ़ाई में कोई प्रतिभा नहीं है। और एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, लेकिन आप पियानो बजाने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। तभी एनेट कहती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या वाकई में यही रास्ता मेरे लिए सही है? हेनर स्माइल करते हुए कहता है, आपका प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार है एनेट, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक आउटस्टैंडिंग पियानिस्ट बनेंगी।
हेनर की बात को सुनकर एनेट खुश हो जाती है और कहती है, आप कह क्या रहे हैं? आपने तो मुझे कभी बजाते हुए भी नहीं सुना। एनेट की बात पर हेनर कहता है, बस ऐसा लगता है कि आप इसमें काफी ज्यादा अच्छी होंगी। और उसकी बात पर एनेट हंसते हुए कहती है, आप भी ना। और अगला सीन हम देखते हैं, वो लोग रात में पानी के बीचों बीच बोट पर होते हैं। तभी हेनर पूछता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और हम देखते हैं उसके प्रपोजल को एनेट एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसको रिंग पहना देता है। एनेट हेनर के प्रपोजल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इतनी ज्यादा खुश कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो खुशी से कहती है, हेनर। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हेनर भी काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, उसका चेहरा तो ब्लश कर रहा होता है और वो उससे कहता है, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। और एनेट जाकर हेनर को हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक किए हुए काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और हेनर जोरों से हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं आपको खुश रखूंगा हमेशा ही हमेशा, और मैं जीवन भर आपके साथ ही रहूंगा। और एनेट की एकदम से आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं एनेट ये सारी चीजें अपने सपने में देख रही होती है, उसकी पुरानी मेमोरीज। और लास्ट में जैसे हेनर उसके साथ बिहेव कर रहा होता है, वो एक काफी डरावना सपना होता है उसके लिए। वो काफी डरी हुई लग रही होती है और खुद से कह रही होती है, मैं आशा करती हूँ ये सारी चीजें सिर्फ सपना ही रहे। और अगला सीन हम देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, पडानिया मोनार्की के अवशेष, हमारे पास इसे संरक्षित करने का कोई कारण नहीं है। और सुबह से ये सारी चीजें एनेट अपने न्यूज़पेपर में पढ़ रही होती है और ये सब कुछ देखकर वो खुद से कहती है, यह बहुत ज्यादा निराशाजनक है। और वो अपने कमरे से निकलकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। वो सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी मेजर ऊपर जा रहे होते हैं और उसको देखकर कहते हैं, अरे मैडम वाल्डेमार। और एनेट उनको नोटिस करते हुए कहती है, अरे मेजर यूजीन। और उनको देखकर एनेट अपने मन में कह रही होती है, मेजर यूजीन मार्कोव की ओर से शुभकामनाएं संदेश, जो कि हेनर के वफादार सब कोऑर्डिनेट है। मेजर एनेट से पूछते हुए कहते हैं, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, क्या आप बढ़िया है? और मेजर की बात को सुनकर एनेट अपने मन में कह रही होती है, उनका मतलब यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी चाहिए। और उनको रिप्लाई करते हुए कहती है, यह हमेशा की तरह है। और एनेट अपनी बात कहकर उधर से जाने लगती है। तभी मेजर कहते हैं, मैंने सुना है कि कमांडर इन चीफ के साथ विवाह संबंधी बातचीत चल रही है। क्या आप मिस एनिली को जानती हैं? वह एक अद्भुत महिला हैं जिन्होंने कमांडर इन चीफ के साथ अभियानों पर काम किया। मेजर की इस बात को सुनकर एनेट तो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रही होती है, क्योंकि जीत का वही कारण थी, इसीलिए उन्हें जनता से काफी ज्यादा सहयोग मिला। क्या आपको नहीं लगता कि वो हिज एक्सीलेंसी के लिए उपयुक्त है? और मेजर की इस बात का रिप्लाई करते हुए एनेट पीछे मुड़कर कहती है, अच्छा ऐसी बात है। मेजर कहते हैं, इसे जल्द ही मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप कब तक फूलों के बगीचे में गुलाब की तरह जी पाएंगी? और मेजर की बात को सुनने के बाद एनेट कहती है, लोग मेरे पतन की कामना करते हैं। अखबारों में वे प्रतिदिन मोनार्की के अवशेषों को नष्ट करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लोगों से धमकियां और आलोचना भरे पत्र काफी बार प्राप्त हुए हैं हमें। अब तो हेनर के साथ रहना मुझे नरक जैसा लगता है। और एनेट कुछ भी नहीं कह रही होती है। तभी मेजर कहते हैं, आप उनके नाम पर धब्बा हो। क्या आप जानती हैं कि इस शादी के बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं? मेजर की बात को सुनने के बाद एनेट कहती है, मैंने कल अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांगा था। और एनेट की बात को सुनकर मेजर काफी सरप्राइज होकर कहते हैं, क्या? तभी एनेट कहती है, हेनर ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि वह मुझे करीब से दुखी देखना चाहता है। और स्माइल करते हुए कहती है, इसीलिए अगर आप मेरे हस्बैंड को मना ले इस बारे में तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। ऐसा लगता है कि पहली बार आपकी और मेरी इच्छाएं एक जैसी हो गई हैं। और मुझे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। हर कोई मुझसे नफरत करता है, तो मैंने ऐसा क्यों सोचा कि वह व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा। और हम उसी दिन रात का सीन देख रहे होते हैं। एनेट अपने कमरे में लेटे हुए होती है और कमरे का गेट खुलता है। हम देखते हैं वो पर्सन हेनर होता है, जो एनेट के कमरे में आया हुआ होता है और कहता है, वाइफ। और उसके बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता है कि आप सो नहीं रही हैं, तो बस सुनिए मेरी बात को। मैंने चुपचाप शादी के प्रस्ताव को ठुकराने की कोशिश करी, लेकिन आर्टिकल पब्लिश हो गया और किसी भी सूरत में मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए अगर आप इसका इंतजार कर रही थी तो मत कीजिए। वो एनेट से अकेले ही सारी बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है, आप इस जगह को छोड़कर जाना चाहती हैं। हेनर की बातों को सुनकर एनेट अपने मन में कह रही होती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? और जब मेरे मुंह से डिवोर्स शब्द निकलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे आसमान गिर रहा हो।
और तभी एनेट कहती है, सब लोग कहते हैं कि मैं आज भी इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, यह सब आपकी वजह से है, और कमांडर इन चीफ उस महिला को तलाक क्यों नहीं दे देते। और हेनर से अपनी बात कहते हुए वो अपनी जगह से उठती है और कहती है, और वो सभी कहते हैं कि मुझे आपसे छुटकारा पाना ही होगा क्योंकि मैं आपकी जिंदगी पर एक धब्बा हूँ। और हेनर को ऐसे शांत देखकर अपने मन में कह रही होती है, क्या तुम बस मुझे अपने पास मुरझाते हुए देखना चाहते हो। और उससे कहती है, क्या तुम अब भी मुझसे इतना द्वेष रखते हो कि तुम्हें इस तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, एनेट मुझे नहीं पता कि आप यहाँ से बहुत दूर रहने वाली हैं या नहीं। एनेट हंसती हुई कहती है, क्या आपको डर है कि मैंने अपनी संपत्ति कहीं और छिपा दी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और सहारा लेने के लिए कोई नहीं है। तभी हेनर कहता है, आपके पिता का बहुत अच्छा संपर्क था, उनमें से कुछ विदेश भाग गए होंगे और अच्छी तरह से रह रहे होंगे, आप कभी नहीं जान सकते। हेनर की बात पर एनेट कहती है, मुझे उन लोगों और जगह की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डिवोर्स ही काफी है। और डिवोर्स की बात सुनने के बाद हेनर को काफी गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, यह देखकर कि आप इसे इतना चाहती हैं, मुझे इसे सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और हेनर की आंखों को देखकर एनेट अपने मन में कहती है, कब से तुम्हारी आंखें मुझे देखते हुए अंधेरे से भर गई हैं, लेकिन मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ। एक कोमल मुस्कुराता चेहरा, एक दोस्तानी आवाज और तुम्हारे मुझे प्यार करने की सारी तस्वीरें असली नहीं थी। और वो सारी पुरानी बातें सोचते हुए वो खुद से कहती है, आह हेनर, तुम सचमुच में महान जासूस थे। और एनेट हेनर से कहती है, मैं बस अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और एनेट की बात पर हेनर हंसते हुए कहता है, क्यों, क्या आपको मेरे द्वारा धोखा दिए जाने का पता चलने के बाद मुझसे नफरत हो गई है। और हेनर की बात का रिप्लाई करते हुए एनेट कहती है, नहीं, मेरे पास तुमसे नफरत करने का कोई भी कारण नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर हेनर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। एनेट स्माइल करते हुए कहती है, मैं किसी से नफरत नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, भले ही दुनिया के सारे लोग मुझसे नफरत करते हों, क्योंकि मेरे पास इसका कोई हक नहीं है। न्यूज़पेपर, लेटर सब मुझे बताते हैं कि वे मुझे नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि मैं मोनार्की का अपशेष हूँ। अगर इसकी जरूरत है और अगर सभी लोग यही चाहते हैं तो मुझे इसे करने की कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अभी भी राजनीति की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अब मुझे मानव अधिकारों और डेमोक्रेसी के बारे में पता चल गया है। मैंने यह भी सीखा कि लोगों ने मोनार्की को क्यों उखाड़ फेंका और एक नई सरकार की स्थापना क्यों की। भले ही मुझे यह पूरी तरीके से समझ में ना आए, फिर भी मैंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि सब कहते हैं कि यह मेरी गलती है। और अगर वे ऐसा करते भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेनर उसकी बात को सुनकर कहता है, क्या आपको पता भी है कि आप अभी क्या कह रही हैं। एनेट उसकी बात पर कहती है, जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे देते तब तक इसमें से कोई भी बात का कोई भी मतलब नहीं है। और अपने मन में कह रही होती है, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मैं तुम्हारी वाइफ के रूप में नहीं गिरना चाहती। और मैं अपने इस पहलू को उस आदमी को नहीं दिखाना चाहती जिससे मैं प्यार करती थी। और यही मेरा आखिरी स्वाभिमान था। हम देखते हैं एनेट की बातों को सुनकर हेनर को गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उसको पकड़कर कहता है, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, शायद इसलिए कि आपका जीवन इतना आसान रहा है कि आप डिवोर्स के बारे में इतनी आसानी से बात कर लेती हैं। और उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, आप हमेशा ही मेरी वाइफ रहेंगी, आप कभी आज़ादी या खुशी का सपना नहीं देख पाएंगी। मेरी समझ से तो आपको ही सारी विपत्ति झेलनी पड़ेगी और अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये सब कुछ देखते हुए एनेट अपने मन में कह रही होती है, और मैं तुमसे ये सब चीजें ही प्राप्त करना चाहती हूँ। ये वो पल है जब मैंने तुमसे प्यार किया। और हेनर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कुछ दिनों में होटल के उद्घाटन के उपलब्ध में एक बैंक्वेट का आयोजन किया जाएगा और मेरी वाइफ होने के नाते आपको मेरे साथ उपस्थित होना होगा, इसीलिए तैयार रहें। हेनर की बात पर एनेट कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाओगे। और एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, अगर आप इसी तरह मेरी मर्जी के खिलाफ जाती रही तो मैं आपको जीवन भर के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रख सकता हूँ। और हेनर की बात को सुनकर एनेट तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहती है, क्या। हेनर कहता है, और भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं आपको ढूंढ ही लूंगा, मेरे पास ऐसा करने की पर्याप्त शक्ति है। और अगर आप इस तरह के अंत से बचना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप वही करें जो मैं चाहता हूँ। हेनर को ऐसा बिहेव करते देख एनेट अपने मन में कहती है, तुम शुरू से ही इसी तरह के व्यक्ति थे। एनेट काफी ज्यादा उदास होती है और खुद से कह रही होती है, मुझे पता था कि वह किसी मकसद से मेरे पास आया था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, मैंने खुद को बहला फुसला लिया था।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने वह सब खो दिया था जो मेरे पास अभी है, तो शायद कुछ समय के लिए प्यार ठंडा पड़ गया। लेकिन मुझे लगता था हमेशा कि तुम मेरे पास लौटकर ज़रूर आओगे। वो पल जब हम प्यार में थे, वो मौसम जब हम प्यार में थे, और वो हमारा समय। और तभी हेनर उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछ रहा होता है, अब मुझे जवाब दीजिए वाइफ। और उसकी बात को सुनकर एनिट अपने ख्यालों से वापस आ जाती है और काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कहती है, मैं समझ गई। और हेनर उधर से चला जाता है। एनिट अपने मन में कह रही होती है, मुझे यह बात पहले क्यों समझ में नहीं आई। हमारे बीच जो प्यार था वह प्यार नहीं था। और अपने सिर पर हाथ रखे हुए खुद से कह रही होती है, और मुझे सोने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और दवाइयों का ड्रॉअर खोलते हुए कहती है, दवाई कहाँ है। और वो उन दवाइयों में से खाने के लिए एक दवा निकालती है और वापस उन दवाइयों के लिफाफे में देखती है तो 2 ही गोली डली हुई होती है। वो उन गोलियों को देखकर टेबल पर रखे हुए एक कंटेनर को खोलती है और वो 2 बची हुई दवा उसी कंटेनर में डाल देती है। और आखिरकार वो दवा नहीं खाती है और काफी ज्यादा उदास लगते हुए अपने आप को देख रही होती है शीशे में। और फिर अगला सीन हम देख रहे होते हैं दूसरे दिन की सुबह का, जहाँ पर एनेट कह रही होती है, डॉक्टर आर्नोल्ड, मुझे नहीं लगता कि यह दवा बिल्कुल भी काम कर रही है। क्या आप कृपया कोई दूसरी दवा लिख सकते हैं? आज मुझे सिरदर्द की वजह से फिर जल्दी उठना पड़ा। एनेट की बात को सुनकर डॉक्टर कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप एकदम सटीक इलाज की तलाश में हैं। माइग्रेन एक आम बीमारी है, इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर की बात को सुनकर एनेट कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के सिरदर्द के साथ जीऊं? और एनेट की बात पर डॉक्टर रिप्लाई करते हुए कहते हैं, हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एनेट कहती है, ठीक है, लेकिन इन दिनों मुझे सुस्ती महसूस हो रही है और थोड़ा बुखार भी है। मुझे कुल मिलाकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं, यह स्ट्रेस से संबंधित हो सकता है या एक्सरसाइज की कमी के कारण हो सकता है। ज़्यादा देर तक लेटने से बचें और टहलें। आप मामूली असुविधाओं के प्रति भी संवेदनशील होती हैं। और उसको दवा देते हुए कहते हैं, मैं अधिकारी निवास से संबंधी हूँ और मैं लेडी का एकमात्र डॉक्टर नहीं हूँ। और डॉक्टर को एनेट के साथ ऐसा बिहेव करते देख नौकरानियां भी हंस रही होती हैं और एनेट ये नोटिस करती है और डॉक्टर से कहती है, ठीक है, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद डॉक्टर आर्नोल्ड। और फिर अगला सीन हम देखते हैं बैंकेट वाले दिन का, जहाँ पर सभी गेस्ट इकट्ठे हुए होते हैं। हम देखते हैं हेनर और एनेट दोनों ही बैंकेट को अटेंड करने के लिए साथ आए हुए होते हैं। हम देखते हैं हेनर जाता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहता है, उद्घाटन के लिए हार्दिक बधाइयां सर स्मिथ। और वो भी काफी खुशी होकर कहते हैं, योर एक्सीलेंसी, आपसे मिले हुए सचमुच में बहुत ज्यादा समय हो गया है और यह सब आपके इन्वेस्टमेंट की बदौलत ही संभव हो पाया है योर एक्सीलेंसी। और फ्रांस में आजकल हालात कैसे हैं? ऐसा लगता है कि नई शाखा का काफी असर पड़ सकता है। हेनर कहता है, यदि भारहीन राज्य सहयोग करे तो फ्रांस को नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। और तभी हम देखते हैं एक और पर्सन आते हैं। वो कहते हैं, अरे योर हाइनेस आप। और वो गेस्ट को रिसीव करते हुए कहते हैं, अरे जनरल आप आइए, इस तरफ आइए। एनेट साइड में खड़ी हुई ये सारी चीजें देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, मुझे लगा था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सच्ची भावनाओं को समझना मुश्किल था और यह एक ऐसी जगह है जहां मेरा कोई स्वागत नहीं करता। वह मेरे साथ आने पर इसलिए जोर देता है ताकि मैं उसके वाइफ के रूप में थोड़ी सी जिम्मेदारियां निभा सकूं। और अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो जवाब सचमुच में काफी ज्यादा स्पष्ट है मेरे लिए, जो शायद ही कभी अपने घर के बाहर निकलती थी। ऐसा लगता है मानो वह मुसीबत के द्वार मेरे लिए खोलना चाहता था। ऐसी पार्टी में मेरे प्रति द्वेष इतना स्पष्ट और पर्याप्त रूप से शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और तभी वो पर्सन हेनर से पूछते हुए कहता है, हिज एक्सीलेंसी, वैसे लेडी एनेली के साथ आपकी शादी की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? उनकी बात पर हेनर रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे खेद है लेकिन मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। और हेनर की बात को सुनकर वो कहते हैं, अरे नहीं, ऐसा क्यों हो गया? बहुत से लोग कह रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। हेनर कहता है, यह तो स्वाभाविक था। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझसे इस बारे में पूछा ही क्यों। और हेनर अपने साइड में देखते हुए कहता है, मेरी वाइफ है ऑलरेडी। लेकिन जब वो एनेट को देखने के लिए मुड़ता है, एनेट उधर पर नहीं होती है, इसीलिए उसको गुस्सा आने लगता है। एनेट को उन लोगों की सभी बातें सुनाई दे रही होती है और वो जाकर ड्रिंक उठाने लगती है और अपने मन में कह रही होती है, चाहे वह कितना भी ऐसा व्यवहार करे, मानो मैं यहाँ हूँ या नहीं। और काफी निराश होकर उस ड्रिंक को पीते हुए अपने मन में कह रही होती है, मेरे हस्बैंड अभी मेरे सामने शादी करने की बातें कर रहे थे। यह पूरी तरीके से क्रूरता है।
और एनिट को नोटिस करने के बाद हम देखते हैं हीनर आ जाता है उसके साइड से और उसके पास आकर उसके हाथ से वो ड्रिंक लेने लगता है और ये सब देखकर एनिट काफी सरप्राइज होती है और उसको ऐसा करते देख अपने मन में कहती है हीनर अब वह ऐसा क्यों कर रहा है। वो लोग खड़े ही होते हैं तभी अनाउंसमेंट होने लगती है और वो कह रहे होते हैं क्या आप ऑटम की गहरी होती रात का आनंद ले रहे हैं और हमारे होटल के उद्घाटन की समारोह की उपस्थिति में आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही खास व्यक्ति को आमंत्रित किया है। पदानिया से आए हुए बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति पियानिस्ट फीलिक्स काफ्का। और जैसे ही एनिट उनका नाम सुनती है और अपने मन में कहती है फीलिक्स काफ्का और हमें बताते हुए कहती है एक प्रतिभाशाली पियानिस्ट जिन्होंने विश्व भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पदानिया में हर किसी के चहेते म्यूजिशियन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे फिर से इस तरह की जगह पर बजाते हुए सुनूंगी। मैंने 3 साल से पियानो नहीं बजाया है लेकिन मैं इस मनोहक धुन को नहीं भूल सकती हूँ। कीबोर्ड की की के बीच और उनके हाथों के साथ ध्वनि की जीवंतता निरंतर बनी रहती है। वो कितनी अच्छी तरीके से पियानो को बजाते हैं। वो हमेशा से ही मेरे आइडल थे और जब मैंने पहली बार पियानो की कीज बजाई उस दिन से ही मैं बचपन से ही उनके पियानो बजाने को सुनते हुए सपने देखती आ रही हूँ। उनको अभी अपने सामने देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उन्हें फिर से देख पा रही हूँ इस तरह से। मैंने हमेशा से ही उनके जैसे पियानो बजाने का सपना देखा था। बचपन में मैं अपने फादर के संपर्कों के माध्यम से फीलिक्स से एक बार मिली। मुझे उनसे ऑटोग्राफ मिला, समर्थन और प्रोत्साहन मिला और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन अब सब कुछ पहले से अलग है। फीलिक्स एक साधारण परिवार से था और पियानो बजाने में एक सफल प्रतिभा का धनी था। एनिट पुरानी बातों को सोचकर काफी दुखी महसूस कर रही होती है और खुद से कह रही होती है उस समय वह मुझसे सचमुच में बहुत नफरत करता होगा। भले ही उन्होंने यह दिखाया ना हो, मुझे यही संदेह है। और हम देख रहे होते हैं एनिट के ये सारे एक्सप्रेशंस को हीनर नोटिस कर रहा होता है और एनिट को ऐसे देखकर हीनर एनिट को बुलाते हुए कहता है एनिट। और इससे पहले कि एनिट उसकी बात को सुन पाती तभी कोई दूर से कहता है क्या मैडम वल्डेमार भी पियानो बजाती थी। वो सभी एनिट को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या आप हमारे लिए एक गाना बजा सकती हैं। उनकी बात को सुनकर एनिट मना करते हुए कहती है अरे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सही नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं अरे आपने तो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 3रा स्थान भी प्राप्त किया था। एनिट उनको मना करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है क्योंकि मैंने बहुत समय से उसको नहीं बजाया है और अब मेरे पास तो वो कौशल भी नहीं है। लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे होते हैं और कहते हैं अरे वाह आप तो बहुत ही ज्यादा विनम्र है। मैंने सुना है कि आपको बहुत ही छोटे से इसकी शिक्षा दी गई थी। एनिट काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और उससे कह रही होती है लेकिन फिर भी, और पीछे मुड़कर देखती है हीनर की तरफ। हीनर शांति में खड़ा होता है और ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसने उनको रोका भी नहीं और एनिट को पियानो बजाने के लिए बैठाल देते हैं और कहते हैं अरे प्लीज बजाइए ना आप। एनिट हीनर के बारे में सोचते हुए कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि वह व्यक्ति इस स्थिति में हस्तक्षेप करेगा। कितना बेतुका है ये। सभी का ध्यान सिर्फ एनिट की तरफ होता है। एनिट अपने अगल बगल के लोगों को देखते हुए खुद से कहती है क्या यह इन सभी लोगों के लिए काफी होगा। ये लोग कितने ज्यादा भाग्यशाली थे कि उन्होंने नोबेल परिवार से आने वाली एक लेडी का यह अंत होते देखा। एनिट पियानो बजाने के लिए बैठ जाती है लेकिन उसके हाथ काफी जोरों से कांप रहे होते हैं। वो बहुत घबरा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है लेकिन हर किसी की उम्मीदों के चकनाचूर होने के पीछे एक कारण है। अब हमें एनिट की कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। जब एनिट अपने रूम में होती है उसके फादर बाहर से चिल्ला रहे होते हैं एनिट एनिट। वो काफी जल्दी में होते हैं और अपने हाथ में एक बंदूक लिए हुए उससे कह रहे होते हैं जाग जाओ जल्दी से एनिट, अभी समझाने का समय नहीं है और चलो हवेली के पीछे चलते हैं। और वो ये बात एनिट से कह रहे होते हैं तभी उनके ऊपर कोई गोली चला देता है और उनकी डेथ हो जाती है वहीं। और एनिट अपने आंखों के सामने ये सारी चीजें देख रही होती है और काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्लाती है फादर। वो उनके पास ही जाने वाली होती है तभी कोई आगे बढ़ते हुए कहता है आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए अन्यथा हम गोली चला देंगे। एनिट ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती है और रो रही होती है। तभी वो लोग अंदर आते हुए कहते हैं अरे रुको, तुम तो मार्क्यूस की डॉटर हो है ना, क्या तुम फुर्सत से पियानो बजा रही थी। और वो सभी एनिट के ऊपर जोरों जोरों से हंसते हुए कह रहे होते हैं अरे वाह तुम तो सचमुच में एक नोबेल हो। और तभी अगला सीन हमें दिखाया जाता है रात का। हम मेंशन के अंदर हीनर के स्टडी रूम का सीन देख रहे होते हैं। हीनर अपनी टेबल पर बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है शांति से।
लेकिन वो जितना शांत लग रहा होता है उतना शांत नहीं होता। तभी उसे पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। हमें बैंक्वेट के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनिट पियानो बजाने के लिए बैठी होती है, लेकिन उसको काफी जोरों से खांसी आने लगती है और एनिट को इस तरह से देख सभी लोग कह रहे होते हैं, अरे क्या, अरे उसको क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। और एनिट लेडीज रेस्टरूम में चली जाती है। उसके पीछे से हीनर भी जा रहा होता है। हीनर काफी चिंता में लग रहा होता है और वो उसका बैग लिए उसके पास जा रहा होता है। वो देखता है एनिट काफी जोरों से कांप रही होती है और हीनर को देखकर एनिट कहती है, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ अब। और यह सब कुछ याद करते हुए अभी हीनर अपने मन में कह रहा होता है, वह स्पष्ट रूप से किसी ट्रॉमे में लग रही थी, लेकिन ट्रॉमे में एक ऐसी महिला जिसने पिछले 3 वर्षों में एक भी आंसू नहीं बहाया है, एक महिला जो आलीशान और शांत हवेली में रहती थी और बड़े ही सलीके से पार्टियां करती थी, भला उसे किस तरह का ट्रॉमा लग सकता है। पियानो पर इतना उत्तेजित होना, उसने मुझसे डिवोर्स की बात इतने बेपरवाह चेहरे से की और ये सारी बातें सोचकर अपने मन में कह रहा होता है, यह बेकार है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मुझे उस महिला को पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा और अब यह बात मायने नहीं रखती कि यह कितना तर्कहीन है। यह एक अनुभवहीन, अकेलापन भरा, अनाड़ी और एक तरफा प्यार था और काफी गुस्से में खुद को समझाते हुए कह रहा होता है, यह बस एक सिर्फ अतीत रह गया है जिसे मैं अब मिटाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एनिट रूम की लाइट जला रही होती है। हम देखते हैं वो उस रूम में आई हुई होती है जहाँ पर उसका पियानो रखा हुआ होता है और वह हमें बताते हुए कह रही होती है, जब से मैंने अपने पहले कदम रखे थे तब से मैं इसे बजाती आ रही हूँ और यह मेरा पियानो है जो कि रोजनबर्ग से इधर पर लाया गया था। और पियानो की कीज को खोलते हुए खुद से कह रही होती है, मुझे पूरा भरोसा है कि कौन सी की में कैसी ध्वनि निकलती है, लेकिन यह सारी चीजें काफी यूजलेस है मेरे लिए। की दबाने में भी असमर्थ हूँ मैं, बजाना तो इसको दूर की बात है। लेकिन उस दिन से मेरे फादर की मृत्यु के बाद मेरी सारी उपलब्धियां चकनाचूर हो गईं। छोटे से ही ताकत, संपर्क, पैसा और ऐसी चीजों के माध्यम से प्राप्त परिणामों की कहानियां सुनना। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को सोचते हुए अपने मन में कह रही होती है, मुझे लगा था कि समय के साथ सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अपने सामने रखे हुए उस पियानो को देखते हुए खुद से कह रही होती है, अच्छा ऐसा है, अब मेरे लिए बस यही है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और फिर अगला सीन हम देख रहे होते हैं, हीनर काफी गुस्से में जा रहा होता है। अटेंडेंट से एनिट के बारे में जानने के बाद वो अपने मन में कह रहा होता है, इस सब के ऊपर से खाना खाने से भी इनकार करना। और एनिट के रूम के बाहर पहुंचते हुए वो नॉक करता है गेट पर और एनिट के रूम में जाकर उसको देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, विद्रोह नहीं, लेकिन सचमुच में ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और उसको ऐसे शांत बैठे देख अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही है। और हेनर एनिट से कहता है, पूरे दिन अपने कमरे में ही बिताना और खाने को भी मना करना, क्या विद्रोह प्रदर्शन या कुछ और करने की योजना बना रही है। और उसकी बात पर एनिट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस पर चिंता मत करो। और हेनर का ध्यान जाता है उसकी टेबल पर रखी हुई दवाइयों की तरफ और कहता है, ये सभी दवाइयों की थैलियां कैसी हैं। और हेनर उसका ड्रॉअर खोल के उसके सामान को देखने लगता है। तभी एनिट चिल्लाते हुए कहती है, अभी तुम क्या कर रहे हो। और उसको इसके ड्रॉअर में वो कंटेनर मिल जाता है दवाइयों का और उसको देखते हुए वो कहता है, आखिरकार ये क्या है। और हेनर को ऐसे बिहेव करते देख एनिट अपना चेहरा मोड़ते हुए कहती है, वह तो सिर्फ दवा है। तभी हेनर कहता है, क्या आपको डॉक्टर अर्नोल्ड द्वारा दवा नहीं दी गई है। और उस कंटेनर को देखते हुए एनिट कहती है, यह इसलिए जमा हो गई है क्योंकि मैंने उन्हें नहीं खाया है। एनिट की बात को सुनकर हेनर अपने मन में कह रहा होता है, कितनी बेशर्मी से आप झूठ बोल रही हैं। और एनिट कहता है, जो कि आपने अभी भोजन मांगा है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें और मैं आपकी पुरानी दवा भी ले आऊंगा। और हेनर की बात को सुनकर एनिट चिल्लाते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों करोगे। और एकदम से शांत होकर कहती है, क्या खाना तैयार हो गया है। तभी हेनर उसकी बात को सुनकर कहता है, क्या अब आप कोई कठोर कदम उठाने का सुझाव दे रही हैं। एनिट कहती है, मैं अभी खाना नहीं खाना चाहती हूँ। तभी हेनर कहता है, अगर आपको मरना ही है तो अधिक गरिमापूर्ण तरीके से मरें। आखिरकार आप रोजनबर्ग की प्रिंसेस है। और हेनर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एनिट को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और शांत बैठी रहती है। तभी बाहर से कोई आवाज लगाते हुए कहता है, वल्डेमार, खाना आ गया है। हेनर सुनकर रिप्लाई करते हुए कहता है, उसको यहाँ पर अंदर ले आओ और रख कर चले जाओ। खाना आने के बाद हेनर कहता है, प्लीज खा लीजिए। तभी एनिट रिप्लाई करते हुए कहती है, प्लीज चले जाइए, जब मैं तैयार हो जाऊंगी खाना खाने के लिए मैं खा लूंगी। एनिट की बात को सुनकर हेनर कहता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। तभी एनिट चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसा करूं या नहीं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं।
एनेट की बात को सुनकर हेनर अपने मन में कह रहा होता है, इतना संवेदनशील जवाब क्यों? क्या यह दवाइयों की वजह से हो सकता है शायद? और एनेट से कहता है, आपका भाषण बिल्कुल भी लेडी जैसा नहीं लग रहा था सुनने में अभी। हेनर की बात को सुनकर एनेट कहती है, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस तरह आपने मेरे दिल को जीतने के लिए नाटक किया होगा, है ना? और वो जो डिजाइन बना रही होती है उसको साइड में रखते हुए उससे कहती है, लेकिन हेनर, अब सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ और ना ही अब मैं रोजनबर्ग की प्रिंसेस के रूप से जानी जाती हूँ। मैं अब कुछ भी नहीं हूँ हेनर। और हेनर उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, अब आप कुछ भी नहीं रह गई हैं। और एनेट की ये सारी बातें सुनकर हेनर अपने मन में कहता है, उनका शानदार जन्म एक टिश्यू पेपर के टुकड़े जैसा हो गया है और जो लोग आपसे प्यार करते थे वे सब गायब हो गए हैं। लेकिन क्यों? वह आज भी उतनी ही सुंदर और नेक है जितनी उस क्षण थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। और वे बचपन के दिन, यह मुझे एक दूसरे समय की याद दिलाते हैं और ये बात मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों है। और अभी हेनर ये सारी बातें सोच रहा होता है और एनेट से कहता है, कृपया खाना खा लें इससे पहले कि मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊं। और हम देखते हैं हेनर की बात को सुनकर एनेट बिना कुछ कहे ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है। हेनर एनेट को खाना खाते हुए देख रहा होता है, तभी उसका ध्यान जाता है साइड में। एनेट अभी जो कढ़ाई कर रही होती है उसको देख के वो कहता है, कढ़ाई, इसमें कितनी ज्यादा गड़बड़ है। और हेनर को कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं। तब एनेट उसके लिए एक रुमाल पर कढ़ाई कर कर लेकर आई हुई होती है उसको देने के लिए। और अभी वाली कढ़ाई को देखते हुए वो कह रहा होता है, मुझे याद है अच्छी तरीके से, पास्ट में यह इतनी नाजुक और सुंदर थी और अभी की उसकी कढ़ाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बच्चा ही कर सकता है। तभी एनेट कहती है, हेनर, मैं कुछ समय के लिए अकेले कहीं जाना चाहती हूँ, थोड़ी दूर। और एनेट की बात को सुनकर कहता है, अकेले? बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ कि आप कहाँ पर जाना चाहती हैं। एनेट कहती है, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे कहीं जाने की अनुमति देंगे। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो किसी भी समय ऐसा लगता है कि आप हर कदम पर मुझसे अनुमति मांग रहे थे। एनेट को ऐसा करते देख हेनर कहता है, क्या अब मुझे गायब होना पड़ेगा ताकि आप खाने का नाटक कर सकें? जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन भविष्य में बस एक बार और यदि मुझे खाने को इनकार करने के बारे में पता चलता है तो मैं इसे खाने का डिसऑर्डर मानूंगा और आपको अस्पताल में भर्ती कराऊंगा। और एनेट को वार्निंग देकर हेनर उस कमरे से बाहर चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर एनेट बैठी हुई होती है और सिर्फ हंस रही होती है। और कुछ टाइम बाद का सीन हम देखते हैं, हेनर अपने स्टडी रूम में पहुंच जाता है और फोन लगा रहा होता है। और वो फोन उठाते हुए कहते हैं, हाँ मैं अर्नोल्ड बकेल बोल रहा हूँ। तभी हेनर कहता है, यह हेनर वाल्डेमार है। डॉक्टर आर्नोल्ड, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तभी हेनर की बात को सुनकर वो कहते हैं, अरे हे भगवान, हिज एक्सीलेंसी आप। हेनर कहता है, एक दवा है जिसका नाम मैं जानना चाहता हूँ। यह दवा मेरी वाइफ के लिए निर्धारित की गई है। यह छोटी है, गोल है और सफेद रंग की है। Z और 5 लिखा हुआ है। हेनर की बात को सुनकर डॉक्टर कहते हैं, अरे यही वो दवा है जो मैंने आपकी वाइफ को नींद की गोली के रूप में दी थी। कुछ हुआ है क्या? तभी हेनर कहता है, नहीं कुछ नहीं, और फोन रख देता है। हेनर उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है, यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। क्या आप यह कह रही हैं कि आप इसको खाकर मरना चाहती हैं? क्या वह एक कमजोर महिला नहीं है जिसमें उस तरह का साहस भी नहीं है और उस दवा को डस्टबिन में फेंक देता है? मुझे लगता है कि वे बस इसी व्यवहार पर भरोसा करने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि सच्चा दुर्भाग्य और निराशा कैसी होती है, दूसरों के शब्दों या पियानो जैसी तुच्छ चीज पर कांपना। एक ऐसी महिला जिसे मारपीट, यातना या भुखमरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हेनर अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करता है जब उसमें एनेट उससे कह रही होती है, हेनर आपकी आंखें कितनी ज्यादा सुंदर हैं। एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, मेरी आंखें? मैंने ऐसी बात पहली बार सुनी है। एनेट कहती है, सच में मुझे तो वे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। तभी हेनर कहता है, और मेरी बाकी जगहों का क्या? और हेनर की बात को सुनकर एनेट उसको मारते हुए कहती है, बहुत खूब, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी अपने लवर के रूप में जो अनअट्रैक्टिव हो। तभी हेनर हंसते हुए कहता है, वैसे मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी दिखती हैं। और एनेट के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। और हेनर ये सारी बातें याद करके काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है और अपने कोट का बटन खोलते हुए उसको उतार रहा होता है और कहता है,
और अपने आप को शीशे में देखते हुए कह रहा होता है, मैं आशा करता हूँ कि आप निराश हो, मैं आशा करता हूँ कि आप दुखी हो, जैसा कि मेरा जीवन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन भी अंधकारमय हो। और शीशे से दूर जाते हुए कहता है, और उन सभी पलों में जिनमें आप बिखर जाती हैं, मैं खुशी खुशी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। और फिर अगला सीन हम देख रहे होते हैं दूसरे दिन की सुबह का, जहाँ पर एनिट बाहर बैठी हुई होती है। एनिट काफी शांत बैठी हुई होती है और खुद से कह रही होती है, मैं थक गई हूँ अब। मैंने सोचा कि मुझे अपना बदला हुआ दिल वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या बच्चा होने से हमारा रिश्ता बेहतर हो जाएगा? भले ही वह रात स्नेहपूर्ण नहीं थी, उसने मुझे अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे कभी अपना शरीर नहीं दिखाया। और हमने शारीरिक संबंध बनाने के बाद कभी भी साथ में खाना नहीं खाया। मुझे उसके ठंडे कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि वह अपने सामान्य स्वभाव में लौट आएगा। मुझे आश्चर्य है क्योंकि उसने मुझे अस्वीकार क्यों नहीं किया। क्या वह उस उम्मीद को जीने की कोशिश कर रहा था जिसे हमने मिलकर बनाया था? और अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए खुद से कह रही होती है, इससे सही तो ऐसा है कि काश मैं इसी तरह मर जाऊं। वो अकेली बैठी हुई होती है, तभी पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है, हेलो माय लेडी। और उस पर्सन को देखते हुए एनिट अपने मन में कहती है, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में शादी की बातें हो रही थी हेनर से। एनिट उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी वो कहती है, क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? एनिट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, तुम्हें जैसा करना हो तुम वैसा कर सकती हो। और एनिली का इशारा देखकर कैप्टन उधर से चले जाते हैं। और ये सब देखते हुए एनिट अपने मन में कह रही होती है, ऐसा लगता है कि वह मेजर यूजीन से परिचित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो लोग सेना में सब कोऑर्डिनेट्स थे। और एनिली बैठते हुए कह रही होती है, मैं आपसे कभी ना कभी मिलना चाहती थी और मुझे लगता है कि आज वही दिन है। तभी एनिट रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ। और एनिट से पूछते हुए कहती है, सरकारी आवास में जीवन कैसा है? मुझे बताया गया था कि आपको बाहर जाने से बचना चाहिए। एनिट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं बस शांतिपूर्वक जीवन जी रही हूँ। एनिली कहती है, हाँ ऐसा ही लगता है। सच कहूँ तो मैंने हमेशा अखबारों में आपके बारे में पढ़ा था और मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि आप किस तरह की व्यक्ति होंगी। एनिली की बातों को सुनकर एनिट कहती है, मिस एनिली, ऐसा नहीं लगता है कि आपको इस बारे में कोई दिलचस्पी है कि मैं इन दिनों कैसा महसूस कर रही हूँ। इसीलिए अगर आपको कुछ कहना है तो अभी कह दीजिए। एनिली कहती है, मुझे बताया गया है कि हिज हाइनेस डिवोर्स के लिए सहमत नहीं होंगे। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करती। मैं कहूँगी कि मैं हल्के फुल्के तौर पर तुम्हें नापसंद करती हूँ। जब मैं मार्कस डीट्रिच और आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे घृणा महसूस होती है। और मैं हिज एक्सीलेंसी का आदर करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम उनके बगल में रहने लायक नहीं हो। और इसीलिए विपक्षी ताकतों को काबू में रखने के लिए हमें शादी करने के बारे में संवाद करना होगा। एनिली की बातों को सुनकर एनिट कहती है, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मुझसे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड से बात करना बेहतर होगा। और एनिट की बात को सुनकर एनिली कहती है, माय लेडी, मैं आपको अभी चेतावनी दे रही हूँ। हम काउंसिल और मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम हिज हाइनेस को इस विवाह का विचार छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एनिट कहती है, मिस एनिली, मुझे पता है कि आप लोगों ने पब्लिक के ओपिनियन के लिए मेरा इस्तेमाल किया और शुरू में तो यह अन्यायपूर्ण लगा क्योंकि तुम मुझे उन चीजों का दोष देने के लिए मजबूर करती हो जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। एनिट की बात पर एनिली कहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब कुछ अनसुना हो। एनिट कहती है, हाँ भले ही इसमें कहीं कहीं ज्यादा और बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। और 3 साल हो गए हैं, मैं अब आप में से किसी को दोष नहीं देती और मैं इस उद्देश्य का सम्मान करती हूँ वाकई में। और एनिट की बातें सुनकर एनिली एकदम शांत बैठी हुई होती है और उसके लिए ये सारी बातें काफी सरप्राइजिंग लग रही होती हैं। और तभी एनिट अपनी जगह से उठती है और आगे बढ़ते हुए जाती है और कहती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, डिवोर्स का मामला अब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो और यह शादी जल्द ही खत्म हो जाएगी। और अगला सीन हम देखते हैं मेंशन के अंदर का, जहाँ पर एनिट कुछ पेपर्स को पकड़े हुए होती है और उनको पढ़ रही होती है। तभी गेट पर मेड नॉक करती है। एनिट कहती है, अंदर आ जाओ। और वो अंदर आकर बताती है, माय लेडी, किसी सज्जन ने आपसे मिलने का अनुरोध किया है और वह कहते हैं कि वह आपके पूर्व परिचित हैं। और मेड की बात को सुनकर एनिट अपनी जगह से उठते हुए कहती है, परिचित व्यक्ति? तभी मेड बताती है, अंसगार। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपसे यह कहूंगी तो आपको पता चल जाएगा। और मेड की बात को सुनकर एनिट काफी सरप्राइज होकर कहती है, अंसगर?
और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो पर्सन आते हुए कहता है एनेट, और ये है असगर स्टेटर, काउंट स्टेटर के दूसरे बेटे जो रोजनबर्ग के करीब थे। और असगर को देखकर एनेट स्माइल करते हुए कहती है हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और असगर जैसे ही एनेट को देखता है उसको खुशी की वजह से हग कर लेता है। वो काफी सरप्राइज लग रही होती है और एनेट हमें बताते हुए कह रही होती है हम बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब पले बड़े हैं और बाद में उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया था। और जब मैंने मना किया तो वह वेटर के रूप में पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया और जब से ही हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। असगर एनेट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम पतली हो गई हो। एनेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है तो क्या ऐसा लगता है? तभी असगर कहता है नहीं, आप फिर भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। क्रांति के दौरान उनका परिवार मारा गया लेकिन जो कि वह विदेश में था इसलिए वह विद्रोह में फंसने से सफल रहा। हालांकि पदानिया के पब्लिक ओपिनियन में व्यापक रूप से एरिस्टोक्रेट वर्ग विरोधी भावनाएं उत्पन्न करता है और मैं पहले से ही एक असाधारण विलन बन चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगी। और अभी असगर एनेट से कहता है मैंने आपको एक पत्र भेजा था लेकिन कोई जवाब नहीं आया इसलिए मेरे पास स्वयं आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एनेट कहती है क्या आपने उसे पुराने आवास पर भेजा था? तभी असगर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने हिज एक्सीलेंसी के आवास पर भेजा था। आखिरकार आप कमांडर इन चीफ की वाइफ है। और असगर की बात को सुनकर एनेट कहती है अरे सचमुच, शायद वो खो गया हो, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और अपने मन में कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकता ये। एनेट कहती है वैसे आप कैसे हैं? क्या आप स्थायी रूप से पदानिया लौट आए हैं? असगर बताते हुए कहता है मैं यहाँ कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए आया था थोड़ी देर के लिए और मुझे आपसे मिलना भी ज़रूरी था। मैं वर्तमान में फ्रांस में अम्बेसडर के रूप में काम कर रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर एनेट काफ़ी सरप्राइज होकर कहती है फ्रांस? तभी वो बताते हुए कहता है जैसा कि आप जानती हैं क्रांति के बाद सभी लोग फ्रांस भाग गए थे और मैं भी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वहीं पर जाकर शिफ्ट हो गया था। एनेट कहती है आप कह रहे हैं अम्बेसडर, तो आप आखिरकार सफल हो गए हैं असगर? असगर रिप्लाई करते हुए कहता है क्या सफलता है? अगर मैंने वह जीवन जिया होता जो मुझे जीना चाहिए था तो शायद मेरा जीवन बेहतर होता। वो असगर की बात को सुनकर अपने मन में कह रही होती है जैसा जीवन वो जीना चाहता था। तभी असगर बताते हुए कहता है मेरी शादी हुई और पिछले साल मेरा डिवोर्स हो गया था। तभी उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है एनेट और कहती है आपने शादी करी थी? और वो उसकी बात पर रिप्लाई करते हुए कहता है मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे नागरिकता की जरूरत थी। और असगर काफी सीरियस होकर कहता है मैं इधर पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि पदानिया का माहौल कैसा है, आपको पब्लिक ओपिनियन के लिए इस्तेमाल किया गया है और आपके हस्बैंड आपकी मदद नहीं करेंगे। और क्या आप इस शादी को जारी रखना चाहती हैं? और उसकी बात को सुनकर एनेट काफी नर्वस होकर रिप्लाई करती है क्या? और अपने साइड में देखती है, उसके साइड में मेड खड़ी बातें सुन रही होती हैं। एनेट रिप्लाई करते हुए कहती है मुझे भी डिवोर्स चाहिए लेकिन मैं इस समय थोड़ी मुश्किल में हूँ। एनेट की बात को सुनकर असगर कहता है क्या इसका कारण यह है कि डिवोर्स होने के बाद आपके पास कहीं रहने की कोई जगह नहीं होगी? और असगर की बात को सुनकर एनेट कहती है अगर आप मुझे मेरी परिस्थितियों के बारे में बताने आए हैं। और इससे पहले एनेट कुछ और कहती तभी असगर कहता है नहीं, आप मेरे साथ आइए, हम साथ में फ्रांस चलते हैं। और एनेट जैसे ही उसकी बात को सुनती है काफी सरप्राइज होकर कहती है क्या? और तभी असगर कहता है मैं अब भी आपके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो आपको फ्रांस की नागरिकता मिल जाएगी। मेरा हाथ थाम लीजिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप ज्यादा खुश रहेंगी। और असगर की बात को सुनकर एनेट के सामने एकदम से हिनर का चेहरा याद आ जाता है और उसने उसे प्रपोज करते टाइम क्या कहा हुआ होता है वो भी। और अभी ये सोचते हुए एनेट कहती है अभी अचानक से मुझे याद आ गया कि उस समय हिनर ने क्या कहा था, लेकिन क्यों? तभी एनेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है मेरे हस्बैंड इसकी अनुमति नहीं देंगे। और एनेट की बात को सुनकर असगर नर्वस हो जाता है और कहता है अगर आप डिवोर्स ले लेती हैं तो वो सिर्फ एक अजनबी बनकर रह जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। फिर वर्तमान परिस्थितियां आपके लिए सही नहीं है और इस समय आपके पास मेरे अलावा कोई और विकल्प नहीं है। असगर की बात को सुनकर एनेट कहती है आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं, यह बहुत ज्यादा अचानक है। और एनेट का रिप्लाई सुनकर वो काफी एम्बैरेस होकर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ, है ना? मुझे खेद है, मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था लेकिन यह बात मैंने आपको अचानक बताई है, इसीलिए आप जरूर हैरान होंगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको अपनी संपर्क जानकारी दूंगा, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड।
ओह! मैं भी इस समय होटल में रुका हूँ, रुकिए मैं पता लिख देता हूँ। नहीं, रिसेप्शन पर नहीं, आप सीधे कमरे में आ सकती हैं। लीजिए, ये रहा, आप इसे रख सकती हैं। और ये सब देखते हुए एनेट अपने मन में कह रही होती है, पहले मुझे असगार में काफ़ी बदलाव से लग रहे थे, लेकिन अब वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, जैसे कि वो बचपन में दिखता था। और किसी तरह यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, वह समय जब मुझे कुछ भी पता नहीं था। और असगर जाते हुए कहता है, आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकती हैं, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और असगर की बात का रिप्लाई करते हुए एनेट कहती है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी और इसके लिए धन्यवाद असगर। और हम देखते हैं असगर उधर से चला जाता है और वो अपने हाथ में असगर का दिया हुआ बिजनेस कार्ड लिए होती है। एनिट की सारी बातें अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आया था। स्टेटर फैमिली, फ्रांस एम्बेसडर, निकाले गए एरिस्टोक्रेट्स और अंसगार का विवाह, मेरे फादर राजा के नेफ्यू हैं और मैं जिसकी रगों में शाही परिवार का खून बहता है। और वो उसके बिजनेस कार्ड को पढ़ रही होती है, तभी उसमें वो नोटिस करती है और कहती है एक मोनार्किस्ट, और बताते हुए कहती है पदानिया में मोनार्की का समर्थन करने वाले ताकतों को लगभग कुचल दिया गया था। और ये सब कुछ कमांडर इन चीफ हेनर वल्डेमार की सक्षमताओं की वजह से हुआ। और क्रांति के बाद अराजकता और संघर्षों को आदर्श रूप से सुलझाने के बाद वह पदानिया के एक प्रतीक बन गए। और इसी वजह से फ्रांस में शामिल हुए एरिस्टोक्रेट वर्ग को बाहरी ताकतों से मदद की जरूरत होगी। और असगार की उन बातों को याद करते हुए कह रही होती है, जब उसने कहा होता है कि मेरा हाथ थाम लीजिए आप, जिस क्षण मैं यह हाथ थामूंगी यह असगार और अन्य एरिस्टोक्रेट वर्ग की मदद करेगा, साथ ही यह वह विकल्प है जिसकी मुझे अभी आवश्यकता है और यही मेरा हेनर से बचने का आखिरी मौका भी है। और फिर अगला सीन हम देखते हैं रात के टाइम का। मेंशन के अंदर हम देख रहे होते हैं डिनर का टाइम होता है, दोनों ही डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं हेनर अपना चेहरा उठाकर एनेट की तरफ देखता है और एनेट काफी ज्यादा शांति में बैठी हुई होती है और अपने खाने को खा रही होती है। और उसको इतनी शांति में बैठे हुए देख हेनर को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो एनेट से पूछते हुए कहता है, मैंने सुना है कि असगर स्टेटर निवास पर आया था और आप दोनों ने किस बारे में बातें की। तभी एनेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, क्या यह सब नौकरों ने नहीं सुना था। और एनेट के रिप्लाई को सुनकर हेनर काफी सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से सुनना भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। और एनेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, उसने मुझसे डिवोर्स लेने और उसके साथ फ्रांस जाने को कहा था, बस इतना ही। और एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, क्या डिवोर्स का कारण यही होगा कि आप उससे शादी कर सके। हेनर की बात को सुनकर एनेट कहती है, मैंने उसे सालों में पहली बार देखा है। और एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, खैर कौन जानता है, शायद आप उससे गुप्त रूप से संवाद करती हो, लेकिन मैं इस बारे में इस तरह से सोचना नहीं चाहता था। हेनर की बात को सुनकर एनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, आपने उसके पत्र नहीं पढ़े हैं, है ना। एनेट की बात को सुनकर हेनर कहता है, मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। और हेनर की बात को सुनकर एनेट अपने मन में कहती है, हाँ अगर असगर ही वही व्यक्ति है जो सब कुछ पहले के जैसे रिस्टोर कर सकता है, तो निश्चित रूप से हेनर वह व्यक्ति है जो मुझे उसके हवाले नहीं करेगा। हमें डिवोर्स की अनुमति नहीं देना, वह शायद इस कानूनी बंधन के जरिए मुझे नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हो। और शायद ऐसा ही हो। मुझे असगर को दोबारा देखकर खुशी हुई, पहले मैं सिर्फ उसी में खुश हो जाती थी, लेकिन वे मेरे शाही वंश का फायदा उठाकर मुझे महज एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और मैं इससे बिल्कुल इनकार करती हूँ। लेकिन हेनर के सभी सहयोगी की राय उनसे अलग क्यों है। वो सभी चाहते हैं कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँ और यहाँ तक कि मैं भी हेनर से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए यह आदमी, मेरा हस्बैंड, ऐसा नहीं करता, क्यों। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का। हम देख रहे होते हैं एनेट काफी तैयार हुई होती है। एनेट बाहर जा रही होती है और कहती है, मैं चर्च के लिए जा रही हूँ बाहर, इसीलिए मुझे कोई अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। तभी गेट कीपर रिप्लाई करते हुए कहता है, यदि आप अकेले बाहर जाना चाहती हैं तो आपको पहले कमांडर इन चीफ की अनुमति प्राप्त करनी होगी। एनेट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ। तभी वो कहता है, लेकिन मैडम, और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एनेट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तो अब क्या मुझे प्रार्थना करने के लिए भी, बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेने की जरूरत है।
और गेटकीपर उसकी बात को सुनकर कहता है नहीं, आप जा सकती हैं। और हम देखते हैं एनेट रेजिडेंसी के बाहर आ जाती है। एनेट रोड पर खड़े होकर कैरेज का इंतजार कर रही होती है और देख रही होती है। और तभी उसे एक कैरेज आते हुए दिखता है। वो उसको हाथ देती है रोकने के लिए और वो कैरेज उसके लिए रुक जाता है। वो उसमें बैठ जाती है। तभी कोचमैन पूछता है वैसे आप कितनी दूर तक जाना चाहती हैं? और हम देखते हैं एनेट बाहर आकर काफी खुश लग रही होती है और उसको रिप्लाई करते हुए कहती है मैं लंचेस्टन स्टेशन तक जाना चाहती हूँ प्लीज। और अगले ही मोमेंट हम देखते हैं हमें स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा होता है और एनेट फाइनली ट्रेन के अंदर अकेली बैठी हुई होती है। और एनेट ट्रेन में लोगों को देखते हुए कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के इतने करीब आ जाऊंगी। मुझसे अब ये मत कहना कि वो लोग मेरे बारे में पढ़ रहे हैं। वो ये सब सोचकर काफी नर्वस लग रही होती है। तभी उसका ध्यान जाता है अपने सामने बैठे हुए पर्सन पर। वो अपने सामने बैठे हुए उस लेडी को देखकर अपने मन में कह रही होती है वह बूढ़ी औरत किसके लिए प्रार्थना कर रही है। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद ट्रेन स्टेशन से चलना चालू कर देती है। मुझे चर्च गए काफी समय हो गया है। वे कहते हैं कि सभी को ईश्वर का उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन मैंने कितनी भी प्रार्थना की मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं मुक्ति की आशा करते करते थक गई और फिर क्षमा की प्रार्थना करने लगी। और अब मैं बस सिर्फ समुद्र देखना चाहती हूँ जिसे मैं केवल सपनों में ही देख पाती हूँ। एनेट अपने ख्यालों में डूबी हुई होती है। तभी उसके सामने बैठी हुई लेडी उससे पूछते हुए कहती है हे मिस, क्या हुआ? एनेट उनकी बात को सुनकर कहती है ओह हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। वो लेडी कहती है आप बहुत ज्यादा आहें भर रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछना चाहा क्या सब कुछ सही चल रहा है? एनेट उनकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है मैडम, मैं बदलाव लाने के लिए मैं बस समुद्र देखने जाना चाहती थी। वो एनेट की बात को सुनकर कहती है अपने दम पर क्या आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है? तभी एनेट उनकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। हम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो एनेट की बात को सुनकर कहती है क्या आपके बच्चे हैं? तभी एनेट रिप्लाई करते हुए कहती है नहीं। और वो लेडी कहती है अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आजकल युवा लोग बहुत ज्यादा डिवोर्स ले रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप एक यंग लेडी होती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय काफी ज्यादा बदल गया है ना? अब कोई नेक इंसान भी नहीं बचा है। और एनेट से पूछते हुए कहती हैं आपके अपने हस्बैंड के साथ संबंध अच्छे क्यों नहीं है? क्या कोई समस्या है? एनेट उनकी बात का शांति से जवाब देते हुए कहती है यह बहुत ज्यादा सरल है। मेरे हस्बैंड और उनके सहयोगी दोनों ही मुझसे नफरत करते हैं और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब इस तरह से साथ रहना नहीं चाहती। और वो एनेट की बात को सुनकर कहती है ओह हाँ, मुझे यह अच्छी तरीके से पता है किसी के द्वारा आपसे नफरत किए जाने की बात को सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप इसके बारे में कर सकती हैं। आपको बस अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना होगा जो आपसे प्यार करते हैं। और उस लेडी की बात को सुनकर एनेट अपने मन में कहती है यह सही है, आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर कोई आपको खो देगा, लेकिन मैं नफरत का पात्र नहीं बनना चाहती और मुझसे प्यार करने वाले सभी लोग अब मर चुके हैं। तो अब मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए? और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है ओशियन के साइड का। और हम देखते हैं एनेट ओशियन के पास पहुंच चुकी होती है और वो सनसेट को देख रही होती है। और वो ओशियन के पास पहुंचकर काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और उसने अपना घूंघट भी हटा लिया होता है अपनी हेड से और खुद से कह रही होती है आखिरकार मैंने आखिरी बार ओशियन को कब देखा था? मेरी शादी के बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। तभी एनेट का ध्यान जाता है अपने साइड में और उसको देखते हुए कहती है यह कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है कि वह एक चित्रकार है। और एनेट अपना चेहरा ढकते हुए उस पेंटर के पास जाते हुए अपने मन में कह रही होती है क्या यह सब कुछ बिक्री के लिए है? क्या मुझे उनसे ये पूछना चाहिए? और इससे पहले कि एनेट कुछ कहती वो पेंटर कहता है हाँ, मैं इसे बेच रहा हूँ, आप अपना समय लेकर इनको देख सकती हैं। और तभी वो पेंटर कहता है दरअसल मैं वैसे भी जल्द ही रुकने की योजना बना रहा था, तो चलिए मैं आपका चित्र मुफ्त में बना देता हूँ, कृपया बैठ जाइए। एनेट उनकी बात को सुनकर कहती है हाँ और अपने मन में कह रही होती है क्या यह ठीक रहेगा? मुझे अपनी टोपी उतारनी पड़ेगी और अगर उनको ये बात पता चल गई तो? और एनेट को इतनी देर सोचते देख पेंटर हंसते हुए कहता है क्या टोपी उतारना भी मुश्किल है क्या? फिर आप इसे रख सकती हैं, मैं आपका चित्र इसी तरह बना दूंगा। एनेट उनकी बात का रिप्लाई करती हुए कहती है अरे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और एनेट अपनी टोपी हटा लेती है और अपने मन में कह रही होती है क्या आप मुझे नहीं जानते या आप न जानने का नाटक कर रहे हैं? लेकिन मुझे दोनों ही स्थितियों में खुशी है। और हम देखते हैं एनेट जाकर चेयर पर सामने बैठ जाती है अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए। एनेट पेंटर से पूछते हुए कहती है इसमें कितना समय लगेगा?
एनिट की बात पर पेंटर कहता है, यह जल्द ही हो जाएगा, यह मुफ्त है, लेकिन आप पहले से ही बहुत उम्मीद लगा रही हैं, इसकी बजाय मुस्कुराने की कोशिश करो। और पेंटर की बात को सुनकर एनिट मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, इस तरह? तभी पेंटर उसे बताते हुए कहता है, अरे उस तरह से नहीं, क्या आप ऐसे देखना चाहती हैं मेरी तरह? और पेंटर को ऐसा चेहरा बनाते हुए एनिट को एकदम से हंसी आ जाती है और वो कहती है, क्या अब मैं सही कर रही हूँ? और वो मुस्कुराना एकदम से रोक देती है। तभी पेंटर कहता है, हाँ अभी, जैसे आप अभी स्माइल कर रही थी वैसे ही। और वो पेंटर की बात को सुनकर वैसे ही मुस्कुराना चालू कर देती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है और पेंटर कहता है, बस हो गया। और एनिट जैसे ही अपनी पेंटिंग को देखती है काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, वाह कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये। एनिट पेंटर से कहती है, मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये, है ना? तभी पेंटर हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैंने आपके पहले से ही खूबसूरत चेहरे में अपने कौशल का स्पर्श जोड़ा है ना? एनिट कहती है, मुझे यह बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने में मुझे शर्म आती है, क्योंकि यह मेरा चेहरा है। क्या मैं एक और पेंटिंग खरीद सकती हूँ? तभी पेंटर रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ जरूर। और एनिट बाकी की पेंटिंग्स को देखते हुए कह रही होती है, यह समुद्र का एक सुंदर चित्र है। तभी पेंटर कहता है, यह ग्लेन फोर्ड की समुद्र का चित्र है, आपकी नज़र बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और तभी हम देखते हैं उन लोगों को दूर से कोई देख रहा होता है। एनिट पेंटिंग के प्राइस पूछते हुए कहती है, इसका प्राइस क्या है? तभी पेंटर कहता है, क्योंकि आप मेरी मॉडल थी इसलिए मैं आपको 3 पाउंड की छूट दूंगा। हम देख रहे होते हैं एनिट बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो पर्सन उन लोगों को देख रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हेनर होता है। हेनर भी उसी बीच पर होता है और दूर से खड़े होकर एनिट को देख रहा होता है।